हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 5 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ये सेगमेंट होता है करंट अफेयर्स का, इसमें हम करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो, वर्ल्ड के करंट अफेयर्स हो या कंट्री अपनी प्यारे भारत की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के परिदृश्य से वीडियो देख रहे हैं तो आपका करंट अफेयर्स तो कवर होता ही होता है, इसके साथ आपका जीके कवर होता है, साथ में जो भी न्यूज़ होती है, जो भी डेली की न्यूज़ अपडेट होती है, वो भी आपको यहाँ से कवर होती है, आपके यहाँ से जानकारी मिलती है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन्स है उसको प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, यहाँ से आप डेली की न्यूज़ भी प्राप्त कर सकते हैं। डेली की जो न्यूज़ होती है वो भी आपको यहाँ से, उनकी जानकारियाँ यहाँ से मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वालों का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? यानी कि 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर अभी हाल ही में कौन चढ़ा है और उन्होंने अपना नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है? तो ए ऑप्शन है अहमद हसन, बी ऑप्शन है अमृत कौर, सी ऑप्शन है तेगवीर सिंह और डी ऑप्शन है ध्रुव नारायण। तो इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेगवीर सिंह 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। जैसा कि आप जानते हैं 5 वर्ष की उम्र है, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटी उम्र है और बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत ही बड़ा कारनामा इन्होंने करके दिखाया हुआ है। तेगवीर सिंह, इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की और उसको फतेह कर लिया है। आगे अगर हम यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं, ये 5 वर्ष की उम्र है, क्यूट लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, और 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई इन्होंने पूर्ण कर ली है। आगे अगर हम फुल डिटेल में बात करें तो तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही वाली बात है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो छोटे से हैं अभी, लेकिन बहुत ही बड़ा कारनामा इन्होंने किया है। महज 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। जहाँ 5 वर्ष की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो सही से सही से दौड़ते भी नहीं हैं, लेकिन ये 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़े, और सिर्फ चढ़े ही नहीं, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया, सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति ये बन गए हैं। आगे बात करें तो ये पंजाब के रहने वाले हैं, यानी कि तेगवीर सिंह रोपड़, ये तेगवीर सिंह ये रोपड़ पंजाब के रहने वाले हैं। आगे हम बात करें तो इन्होंने 18 अगस्त को चढ़ाई शुरू की और 23 अगस्त को ये चोटी पर पहुँच गए थे। आगे हम बात करें तो माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां की सबसे ऊंची चोटी है। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता देता हूं कि यहां से सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, जीके के क्वेश्चन भी कवर किए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर कि जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। जीके तो है ही, करंट अफेयर्स तो है ही, साथ में जीके भी कवर हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट नोट करिए कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर, ये माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? यानी कि जो वैश्विक संपत्ति होती है, ग्लोबली जो संपत्ति होती है, उसमें मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है, तो इस पर शीर्ष पर कौन रहा? तो ए ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन है मनीला और डी ऑप्शन है मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, और यह वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में शीर्ष पर रही है। आगे अगर हम बात करें तो मनीला ने 2024 की दूसरी तिमाही में 26% वार्षिक वृद्धि के साथ चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी कि सबसे टॉप पोजीशन मनीला ने हासिल की हुई है। आगे अगर हम बात करें दुबई की तो 2020 से 124% की वृद्धि के बाद 0.3% सालाना की गिरावट के साथ मामूली नरमी देखी गई दुबई में, यानी कि दुबई में गिरावट देखी गई है। बेंगलुरु 3.7% के साथ में बेंगलुरु ने 2023 की दूसरी तिमाही और 2024 की दूसरी तिमाही में 15वें स्थान पर अपनी यथास्थिति बनाए रखी है, यानी बेंगलोर जो है ये 15वें स्थान पर है।
तो जो वैश्विक संपत्ति सूचकांक जारी किया गया है तो वहाँ ऑल ओवर देखा जाए तो मनीला ये फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पर मुंबई है। मुंबई अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सेकंड पर है, लेकिन अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो भारत में ये फर्स्ट पोजीशन पर है। थर्ड पर है दिल्ली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 5 में 2 भारतीय शहर यहाँ पर हैं, एक तो मुंबई और दिल्ली, ये अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? यानी कि श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है, और ये कब की है? अभी हाल ही में जन्माष्टमी के समय पर ये जो घोषणा है ये की गई है। आगे अगर हम बात करें तो राजस्थान से एमपी तक बनेगा श्री कृष्ण गमन पथ, ऐसा सीएम ने घोषणा की हुई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि भजन लाल शर्मा हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की योजना की घोषणा की हुई है। इस योजना के तहत क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को धार्मिक सर्किट से जोड़ा जाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण गए हुए थे, भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ गए, जहाँ उनका जन्म हुआ, फिर जाकर के उन्होंने जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की, फिर आगे जाकर के वो जहाँ पर भी गए जहाँ पर उन्होंने लीलाएं की, ये सभी प्रकार के जो भी स्थल हैं, इन सभी स्थलों को धार्मिक सर्किट से जोड़ा जाएगा और यही कहलाएगा श्री कृष्ण गमन पथ। और इसके विकसित करने की जो योजना है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री और मध्य सरकार के सहयोग से की जा रही है। बात करें यह जो मार्ग है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरू होकर मध्य प्रदेश के उज्जैन तक जाएगा। यह लगभग 525 किलोमीटर लंबा मार्ग होगा। यानी कि ये जो मार्ग जो विकसित किया जा रहा है श्री कृष्ण गमन पथ, इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 525 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। शुरू होगा उत्तर प्रदेश की मथुरा से, यानी कि मथुरा वृंदावन से इसकी शुरुआत होगी और मध्य प्रदेश के उज्जैन तक यह जो है ये जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो ए ऑप्शन है अंडाकार, बी ऑप्शन है लॉर्ड्स, सी ऑप्शन है ईडन गार्डन और डी ऑप्शन है साउथहैम्पटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड्स में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक आयोजित किया जाएगा। आप यहां पे दे भी सकते हैं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो कि जून 11 से 16 2025 तक ये आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। आगे अगर हम यहां पर बात करें तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आगे हम बात करें तो फाइनल में स्टैंडिंग में शीर्ष 2 टीमें शामिल होंगी, यानी कि जो फाइनल स्टैंडिंग होगा उसमें शीर्ष 2 टीमें हैं वही जाएंगी, जिसमें से जो भारत है ये वर्तमान में शीर्ष पर है। यानी कि वर्तमान में भारत वहां पर फाइनल स्टैंडिंग में जाने वाली में ये न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश जैसी अन्य टीमें अभी भी फाइनल में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यानी कि ये भी चाह रही हैं कि हम भी फाइनल में पहुंच जाएं, लेकिन फाइनल में जो फाइनल स्टैंडिंग होती है उसमें सिर्फ 2 टीमें ही शामिल हो पाती हैं। तो ये सभी लोग परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। देखते हैं जो भी टीम होगी वो फाइनल में कौन सी टीम पहुंचती है ये आगे पता चलता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पारित किया? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां की राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पारित किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है बिहार। तो जैसा कि ये जो विधेयक है जब से पारित किया हुआ है तब से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में बना हुआ है। तो ये पारित किया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। इन्होंने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पारित किया है। आगे अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पारित किया है। कब पारित किया? ये 3 सितंबर 2024 को पारित किया गया। पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने राज्य में महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए विधेयक के महत्व पर जोर दिया। यानी कि जो भी महिलाएं होती हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, किसी प्रकार की कोई भी उनको समस्या ना आए, इसके लिए इन्होंने यह जो विधेयक है इसको इन्होंने इस विधेयक पर जोर दिया और जाकर के अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक इन्होंने पारित किया हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 में भारत की रैंक क्या है? यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में
2023 में भारत किस पोजीशन पर है, भारत की रैंक क्या है? तो ए ऑप्शन है 20वीं, बी ऑप्शन है 35वीं, सी ऑप्शन है 40वां स्थान है और डी ऑप्शन है 45वां स्थान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है, 40वीं रैंक भारत को मिली हुई है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग टॉप 20 कंट्रीज एंड इंडिया बेस्ड ऑन 2023 GII रैंकिंग। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें टॉप अगर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पर बना हुआ है, ये टॉप पर है। सेकंड पर स्वीडन है, थर्ड पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फोर्थ पर है यूनाइटेड किंगडम और फिफ्थ पर है सिंगापुर। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रहता है जो फर्स्ट पोजीशन रहती है, तो फर्स्ट पोजीशन इस बार स्विट्जरलैंड को मिली हुई है। आगे अगर हम बात करें तो 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत वैश्विक स्तर पर 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है, यानी कि 132 जो अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें से भारत 40वें स्थान पर है। जारी किसने किया? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये जारी करता है। कभी कभी जारीकर्ता भी पूछ लिया जाता है कि ये जो रैंक है या ये जो रिपोर्ट है इसके जारीकर्ता कौन है, किसने जारी की है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग 13 वर्षों से नव प्रवर्तन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश रहा है, यानी कि जो भारत है वो लगातार 13 वर्षों से नव प्रवर्तन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश भी रहा है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है लंबी कूद, बी ऑप्शन है शॉट पुट, सी ऑप्शन है भेला फेंक और डी ऑप्शन है डिस्कस थ्रो। तो एक बार फिर से पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत की ओर एक और स्वर्ण पदक आया हुआ है, भारत की झोली में एक और स्वर्ण पदक आया है जिसको सुमित अंतिल ने जीता हुआ है और इन्होंने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में यह स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 70.59 मीटर के थ्रो के साथ एक नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया, यानी कि उन्होंने एक नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड भी बना दिया है। पैरा ओलंपिक में अपने खिताब का बचाव करने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट बन गए हैं, यानी कि जो सुमित अंतिल हैं ये पैरा ओलंपिक में अपने खिताब का बचाव करने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट भी बन गए हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया है? यानी कि ये लगभग तो भारत में ही आयोजित किया जाता था, लेकिन अभी हाल ही में ये 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये कहाँ पर आयोजित किया गया, यानी कि भारत से बाहर आयोजित किया गया। तो ए ऑप्शन है दुबई, बी ऑप्शन है पेरिस, सी ऑप्शन है लंदन और डी ऑप्शन है करनाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुबई में 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आयोजित किया गया। ये लगभग हर क्षेत्रों में दिया जाता है, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल के क्षेत्रों में हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्रों में हो, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अगर संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित उन क्षेत्रों में भी यह जो पुरस्कार है मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो दुबई में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। यह 114वीं वर्षगांठ के स्मरण में मिलेनियम प्लाजा दुबई में आयोजित किया गया। यानी कि बात करें तो जो मदर टेरेसा हैं इनकी 124वीं वर्षगांठ के स्मरण में ये मिलेनियम प्लाजा दुबई में इसको आयोजित किया गया। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1997 में मदर टेरेसा के निधन के बाद शुरू की गई थी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम मोहन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो ए ऑप्शन है राजनेता, बी ऑप्शन है अभिनेता, सी ऑप्शन है फिल्म मेकर और डी ऑप्शन है लेखक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिल्म मेकर एम मोहन का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम मोहन जी हैं। अगर हम बात करें तो 27 अगस्त को कोच्चि में लंबी बीमारी के कारण दिग्गज फिल्म निर्माता थे एम मोहन, इनका 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका 76 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उनके परिवार में उनकी पत्नी अनुपमा और 2 बेटे उपेंद्र मोहन और पुरंदर मोहन हैं, यानी इनकी फैमिली में 2 बेटे और इनकी वाइफ अनुपमा हैं। आगे अगर हम बात करें तो निर्देशक ने, यानी कि जो फिल्म निर्माता हैं
जिन एम मोहन, इन्होंने 1970 के दशक के अंत में अपना करियर शुरू किया और 2005 में अपनी आखिरी फिल्म इन्होंने बनाई हुई थी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो ये ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है जोधपुर और डी ऑप्शन है जबलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयपुर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया हुआ है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और आगे हम बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। यह व्यापार और कर विभाग के अधिकारियों के बीच नियमित बातचीत, सकारात्मक संवाद के माध्यम से समाधानों को समन्वित करेगी। यानी कि ये जो उद्घाटन ये जो किया गया है, ये व्यापार और कर विभाग के जो अधिकारी होंगे उनके बीच नियमित बातचीत, सकारात्मकता, संवाद इत्यादि के माध्यम से जो भी समस्याएं होती थी उन समस्याओं को यहाँ समन्वित किया जा सकेगा। बात करें जीएसटी उदयपुर भवन आधुनिक, ऊर्जा कुशल और भारत सरकार के ग्रीन बिल्डिंग के मानदंडों के अनुरूप बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे पूछे अवश्य जा सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।